भाई आपका नए लोगों को बता दिया जाए, जो आपका सिलेबस है आपका यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ में, उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और पुलिस एक्ट है। आपका सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस तो सेम रहेगा दोनों में, लेकिन जो पुलिस अधिनियम है वह अब अलग हो गया है। पहले आपका 2007 के पहले सेम ही था, लेकिन जो प्रावधान रहेंगे जो पुराने पुलिस अधिनियम में थे, लगभग वही प्रावधान 50% प्रावधान नए पुलिस अधिनियम में भी मिलेंगे। लेकिन आपका कुछ संशोधन करके मिलेगा। तो आपका उत्तराखंड एपीओ के लिए अलग से पुलिस अधिनियम पढ़ना पड़ेगा और यूपी एपीओ के लिए अलग से, और जो 3 सब्जेक्ट हैं वह आपका सेम रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन का मॉडल आता है 35 नंबर आईपीसी से आता है प्री में, फिर आपका एविडेंस से 25 नंबर का, सीआरपीसी से 25 नंबर का और पुलिस एक्ट से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो बंटवारा है, यानी कि आपका ज़्यादा फोकस आईपीसी पर भी करना है, क्योंकि 35 नंबर का क्वेश्चन आता है 100 में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। सबसे पहले जब आप पुलिस अधिनियम को पढ़िए तो सबसे पहले कुछ सामान्य बातें लिख लेनी चाहिए और उसको रट लेना चाहिए। लिखिए भाई सामान्य बातें, तब आपका समझाया जाए इतिहास सहित। सामान्य बातें लिखिए। आपका पूरा चांस रहता है कि इन सामान्य बातों से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। एक या दो क्वेश्चन जो ये सामान्य बातें बताई जाती हैं, एक या दो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, और जाकर आप देख भी सकते हैं आपका साल पेपर में। सामान्य बातों में पहली बात ये आई कि जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है आपका, इसका एक्ट नंबर क्या है, अधिनियम संख्या क्या है या क्रम संख्या क्या है। तो लिखिए, इस अधिनियम का क्रम संख्या, इस अधिनियम का क्रम संख्या या एक्ट नंबर, इंग्लिश में एक्ट नंबर कहते हैं, या कहीं कहीं अधिनियम संख्या भी दिया जाता है। भाई घबराना नहीं है, चाहे क्रम संख्या पूछे या इंग्लिश में एक्ट नंबर पूछे या आपका अधिनियम संख्या पूछे, तो घबराना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही हुआ। लिख लीजिए 1, यानी कि एक्ट नंबर कितना है 1। अब इसको हर एक चीज, यानी कि जो भी आपको बताई जाए तुरंत उसको समझाते भी हम रहें, ताकि आपका आगे ये सब बताना न पड़े। देखिए आपका, यानी कि एक एक करके हमें समझाना भी है और लिखवाना भी है, और आपका आज से ही लिखना भी शुरू कर देना है। अधिनियम संख्या होती क्या है पहले ये जानिए। देखिए आपका कानून कैसे बनता है ये देखा जाए। अगर राज्य स्तर पर कानून बनाना है तो कैसे बनता है। जहाँ केवल विधानसभा है तो विधानसभा में एक बिल या विधेयक पेश किया जाता है, विधानसभा उस विधेयक को पास करती है, और जब विधानसभा उस विधेयक को पास कर देती है तो वह राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है, और राज्यपाल उस पर एसेंट या अनुमति देता है। तब वह विधेयक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अधिनियम कहलाता है। और आपका जब राज्यपाल अनुमति देता है तो किसी वर्ष में जितने कानूनों पर अनुमति देता है वह क्रम से लिखा जाता है। याद रखिए, वह क्या लिखा जाता है, क्रम से। जैसे उदाहरण के रूप में 1 जनवरी मान लीजिए 2007 को किसी
कानून पर अनुमति प्रदान किया तो वह 1 लिखा जाएगा। फिर 5 जनवरी को किया तो वह क्या क्रम संख्या होगी? 2। फिर 10 जनवरी को किया तो वह क्रम संख्या क्या होगी? 3। फिर मान लीजिए 20 मार्च को किया तो क्रम संख्या क्या होगी? 4। यानी कि किसी वर्ष में कितने कानूनों पर एसेंट प्रदान किया गया है उसको सीरियल वाइज लिखा जाता है, और वहीं जो सीरियल होता है उसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं? क्रम संख्या या अधिनियम संख्या या एक्ट नंबर। और इसका कोई खास महत्व नहीं है, माने क्रम एक बनाने के लिए। अब समस्या ये आई कि आखिर, अब दूसरा आपका क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। आखिर माने उत्तराखंड के राज्यपाल ने किस तारीख को इस कानून पर या इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी, और जिस तारीख को अनुमति प्रदान कर दी जाती है वही तारीख उस कानून के निर्माण की तारीख होती है या एक्ट होने की तारीख होती है, अधिनियम की तारीख होती है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपको जानना है, हेडिंग डाल लीजिए, निर्माण की तिथि। निर्माण की तिथि आप लिख करके भाई आसान भाषा में भी लिखते रहिए। निर्माण की तिथि या बनने की तिथि या अधिनियम अधिनियम होने की तिथि, अधिनियम होने की तिथि, या इसको कहते हैं किस दिन एक्टेड हुआ या किस दिन अधिनियमित हुआ, ये भी पूछा जाता है। किस तारीख को अधिनियमित हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कानून है किस तारीख को बनकर तैयार हो गया, तो आपका उसी को हम क्या कहते हैं? निर्माण की तिथि। और इसको जब भी पढ़िए आपका सीआरपीसी के निर्माण की तिथि याद रखनी है, एविडेंस के निर्माण की तिथि, आईपीसी के निर्माण की तिथि, और जीएस के लिए संविधान के निर्माण की तिथि। यानी कि 5 निर्माण की तिथियां, किस दिन ये एक्टेड हो गया, किस दिन कानून बन गया, ये पांचों एक साथ याद रखना है। तो पहले हम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम बता दें। जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का निर्माण होता है वह लिख लीजिए आपका 2 जनवरी, लिखिए भाई 2 जनवरी 2008। 2 जनवरी 2 जनवरी 2008 को निर्माण होता है। 2 जनवरी 2008। अब आपका क्वेश्चन भी बनाते रहा जाए। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, ध्यान से देखिए, 2-3 मॉडल बनता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल ने पुलिस अधिनियम 2007 पर किस तारीख को अपनी अनुमति प्रदान की। वो लिखवा गया कि नहीं? आप लिख करके भाई देखिए। तो अनुमति प्रदान करने इसी में निर्माण की तिथि या बनने की या अधिनियम की तिथि। एक और आप लिख करके लिखिए, वो छूट गया है, लिखिए। वो तो लिख लीजिए, उसके आगे ही लिख लीजिए। लिखिए, राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान करने की तिथि, उसी में ऐड करिएगा, राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान करने की तिथि। अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा और आपका कैसे कोरिलेट करेंगे आप। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस तारीख को अधिनियमित हुआ किस तारीख को एक्टेड हो गया
या इसका निर्माण किस तारीख को हुआ या राज्यपाल ने किस तारीख को अपनी एसेंट या अनुमति प्रदान की, तो वह डेट याद रखना है। कौन सी डेट है? 2 जनवरी 2008। अब इसको देखा जाए कि राज्यपाल आपका कैसे अनुमति प्रदान करते हैं, तो ध्यान से इसको समझते भी रहिए, लिखना तो इतना ही, समझना ज्यादा है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा यह विधेयक पास किया गया। तो जब यह विधेयक पास कर दिया गया तो अनुच्छेद 200 अभी हम लिखवाएंगे। अनुच्छेद 200 ये बताता है कि जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पास हो जाएगा तो उस राज्य के गवर्नर या राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल या तो अनुमति देंगे या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेंगे या अनुमति देने से इनकार करेंगे या विधानसभा को रिटर्न कर देंगे। ये किसके पास पावर है? गवर्नर या राज्यपाल। तो अगला क्वेश्चन, जिस तारीख को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अनुमति देता है वही तारीख किसी भी कानून के निर्माण की डेट होती है, एक्ट बनने की डेट होती है या अधिनियम बनने की तारीख होती है। तो आपका कौन सी तारीख को राज्यपाल ने अनुमति दे दिया? तो 2 जनवरी 2008। अब इसी में आपका 4-5 क्वेश्चन को रिलेट करना है और अलग से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक तो आईपीसी पूछा जाता है, फिर आपका साक्ष्य अधिनियम पूछा जाता है, फिर आपका जो पूछा जाता है ज़्यादातर संविधान पूछा जाता है, और जे में तो आपका यूएनओ ही पूछ लिया गया है। यानी कि यूपी पीसीएस जे में आपका यानी कि यूपी सिविल जज की परीक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ तक पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किस डेट को अधिनियमित हुआ। तो आइए कह करके चला जाए इसमें। अब ये आया कि भाई जो आपका एविडेंस एक्ट है, आपका सबसे पहले हम आईपीसी देखते हैं। आईपीसी का निर्माण कब हुआ या आईपीसी कब अधिनियमित हुई? तो वह डेट है 6 अक्टूबर 1860 यानी कि 6 अक्टूबर 1860। अगर यही आपका एविडेंस पूछ ले तो एविडेंस की बनने की तारीख है 15 मार्च 1872। और संविधान पूछ ले तो संविधान में हमें लगता है सब लोग जानते ही होंगे कि संविधान किस तारीख को एक्टेड हुआ, किस तारीख को बनकर तैयार हो गया। तो उद्देशिका में ही लिखा गया है 26 नवंबर 1949। और यूपीजे में आपका जो पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा गया है, तो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वह अधिनियमित हो गया, एक्टेड हो गया। किस तारीख को? 26 जून 1945। तो आपका कम से कम भले यूएनओ ना पढ़िए, कोरिलेट करके ये पढ़िएगा। अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब ये है कि जब एक्टेड होता है तो अगला क्वेश्चन ये बना कि उत्तराखंड के गवर्नर या राज्यपाल ने किस अनुच्छेद के तहत इस विधेयक पर अनुमति प्रदान की। तो अभी हमने आर्टिकल बताया था संविधान का, कौन सा? 200। लिखिए अगला पॉइंट भाई। उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल ने, अगला क्वेश्चन लिखिए, एरो बनाकर लिखते रहिए। उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत 200 उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत
इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। अब देखिए आगे क्रम बनाया जाए थोड़ा आपका, यानी कि 2 जनवरी को यह कानून बनकर तैयार हो गया। अब जब कानून भाई बनाना विधायिका का कार्य है और लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, और कानून लागू करने के लिए कुछ प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, और वह प्रोसीजर ये है कि वर्तमान समय में कानून तभी लागू होगा जब आपका कानून का नोटिफिकेशन किया गया हो, अधिसूचना जारी की गई हो, अर्थात राजपत्र में, अर्थात सरकारी गजट में उसे प्रकाशित किया गया हो। बिना प्रकाशन के, बिना गजट के यदि कोई कानून लागू किया जाता है तो वह अवैध माना जाएगा, वैध नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आपका बिहार में भी आ चुका है, और जो बिहार में क्वेश्चन आया है केस सहित आया है, हरला वर्सेज राजस्थान राज्य, यानी कि हरला वर्सेज राजस्थान राज्य के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट बता दिया कि कानून लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले उसका क्या हो, नोटिफिकेशन, प्रकाशन हो। बिना प्रकाशन के कानून को लागू किया ही नहीं जा सकता। तो अगला क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम बनकर तैयार कब हो गया, 2 जनवरी 2008 को, लेकिन प्रकाशित कब हुआ, 4 जनवरी 2008 को। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के प्रकाशन की डेट बताइए। तो प्रकाशित किस तारीख को हुआ, गलत न हो, 4 जनवरी 2008 लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए एरो बनाकर, यह कानून 4 जनवरी 2008 को प्रकाशित हुआ। राजपत्र में डाल दीजिएगा, यह कानून 4 जनवरी 2008 को प्रकाशित किया गया। अब आइए, जब प्रकाशन हो गया तो अब इन्फोर्स करना है, प्रारंभ करना है, प्रवर्तित करना है। और प्रवर्तन तिथि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो किस तारीख को यह कानून लागू हुआ, तो वह तारीख है 19 मार्च 2008 को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरा चांस रहता है। अगला लिखिए, यह अधिनियम 19 मार्च 2008 को, यह अधिनियम 19 मार्च 2008 से लागू हुआ। लागू को भिन्न भिन्न नामों से आपका दे सकता है, 3-4 नाम लिख लीजिए। इंग्लिश में देगा इन्फोर्समेंट डेट बताइए, लेकिन हिंदी में बार बार नाम चेंज कर रहा है, उसको लिख लीजिए आप लिख करके। लागू का मतलब हुआ प्रवर्तन तिथि। भाई नए लोग कम से कम लिख लें, पुराने लोग तो जानते हैं न लिखे। प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ की तिथि, प्रारंभ की तिथि या आरंभ की तिथि। आरंभ भी बीएचयू में दिया था, आरंभ की तिथि, यानी कि किस तारीख को यह कानून प्रारंभ हो गया, लागू हो गया। तो भाई डेट गलत न हो, और वहां से क्वेश्चन आपका बनता है किस तारीख को, तो आपका जवाब रहेगा 19 मार्च आपका 2008। किस तारीख को, 19 मार्च, ये रट कर जाइएगा। अब आइए, 19 मार्च को लागू हो गया। तो जब लागू हो गया तो अब अगला क्वेश्चन
कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, सबसे बड़ा अध्याय कौन, सबसे छोटा अध्याय कौन, लेकिन कुछ को रिलेट कर लिया जाए। और आपका कम से कम आपका 3 कानून और पढ़ना है, उन कानूनों पर भी गौर करना है। तो आपका साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ, फिर सीआरपीसी कब लागू हुई और आईपीसी कब प्रारंभ हुई। प्रयास ये करिए कि एक जगह तीनों को एकत्र कर लीजिए ताकि चारों एक ही जगह रहे। उसको लिख लीजिए अलग से, तो वह उसको लिखिए साक्ष्य अधिनियम का प्रारंभ। कानून स्पष्ट लिखिएगा, पुलिस एक्ट में नहीं है, साक्ष्य अधिनियम बताया जा रहा है। साक्ष्य अधिनियम का प्रारंभ 1 सितंबर 1872 को हुआ। 1 सितंबर 1872 को हुआ। अगला लिखिए सीआरपीसी का प्रारंभ, खूब पूछा गया है। सीआरपीसी का प्रारंभ 1 अप्रैल 1974 को हुआ। सीआरपीसी का प्रारंभ 1 अप्रैल 1974 को हुआ। लिख लिए। अगला लिखिए आईपीसी का प्रारंभ। आईपीसी का प्रारंभ, भाई ये करिए, कहाँ से चलने लगा, कहीं से बंद करिए। हेलो, देखिए आईपीसी का प्रारंभ, बैक करिए। देखिए आपका आईपीसी का प्रारंभ लिखिए 1 जनवरी 1862, यानी कि 1 जनवरी 1800 आपका 62। आईपीसी कब लागू हुई या कब प्रारंभ हुई, रटे रहिए, 1 जनवरी 1862। तो अब यह इससे ये फायदा आपका होगा कि किसी भी कानून का अगर पूछ ले चारों में से, आपका एक क्वेश्चन निश्चित मान के चलिए उत्तराखंड ऐसा बनाता है तो गलती की संभावना नहीं होगी। अब आइए आपका लिखिए इस अधिनियम में कुल अध्याय। इस अधिनियम यानी कि पुलिस एक्ट पर अब चल रहे हैं। इस अधिनियम में कुल अध्याय 11 है। इस अधिनियम में कुल अध्याय 11 है। अगला लिखिए इस अधिनियम में कुल धाराएं 88 हैं, 88। इस अधिनियम में कुल धाराएं 88 यानी कि 88 हैं। अगला लिखिए भाई सबसे बड़ा अध्याय, यानी कि सबसे बिगेस्ट, आजकल ये भी ज्यादा पूछा जा रहा है और उत्तराखंड तो एक क्वेश्चन ऐसा बना ही देता है। लिखिए सबसे बड़ा अध्याय आपका अध्याय 2 है। सबसे बड़ा अध्याय तो अध्याय 2 मार्क कराइएगा। सेक्शन लिखिए 3 से लेकर 18, यानी कि धारा 3 से लेकर 18। धारा 3 से लेकर 18 तक ये सबसे बड़ा अध्याय है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला लिखिए सबसे छोटा अध्याय, यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय कौन है, तो वह अध्याय 7 है। अध्याय 7 केवल एक ही धारा है 62, एक ही धारा है, लिखिए धारा 62। यानी कि सबसे छोटा अध्याय कौन है, तो 7 है। कितनी धाराएं हैं, केवल एक, और वह कौन सी धारा है आपका सबसे, तो एक ही धारा है 62। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है उसका मॉडल भी हमें देखना है। देखिए उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, ऐसा क्वेश्चन लगातार एविडेंस में वह बना रहा है।
एविडेंस में अगर पूछे कि सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो वहाँ भी अध्याय 2 है, 5 से लेकर 55। और उत्तराखंड तो बार बार सबसे छोटा बनाता है, तो अध्याय 11 है, जिसमें कि मात्र एक सेक्शन है एविडेंस में, 167। उसको अलग से लिखिए कहीं। साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय, भाई कोरिलेट करते रहे, बीच में प्री के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय 2 है। चांस है पूरा ऐसा क्वेश्चन आने का। साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय 2 है, जिसमें धारा 5 से लेकर 55 तक दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर 55 तक, 5 से लेकर 55 तक दिया गया है। फिर इसी के साथ लिखिए साक्ष्य अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय। साक्ष्य अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय 11 है। 11 है, जिसमें केवल एक धारा 167 है। 11 है, जिसमें केवल एक धारा है 167। एक धारा है केवल 167। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। क्वेश्चन अभी बिहार जे में भी बना था, और ये बना था कि साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। तो साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग हैं, आपका 11 अध्याय हैं और 167 सेक्शन है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान में। अब आईपीसी में आ जाइए। आईपीसी में भी पूछ सकता है नया मॉडल। लिखिए भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा अध्याय। भारतीय दंड संहिता में ये नया क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा अध्याय 17 है। 17 है, जिसमें कि 378 से लेकर 462 तक धाराएं दी गई हैं। 378 से लेकर 462, जिसमें 378 से लेकर 462 तक धाराएं दी गई हैं, यानी कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं। लिखिए इसी में भारतीय दंड संहिता में सबसे छोटा अध्याय 23 है और कितनी धाराएं हैं, केवल एक। भारतीय दंड संहिता में सबसे छोटा अध्याय 23 है, जिसमें केवल एक धारा 511 है। यानी कि कोरिलेशन भी अब जबरदस्त होना चाहिए। यानी कि कहावत कही जाती है कि पहली गेंद से छक्का चौका मारना शुरू करिए, जैसे ही सुस्त पड़ेंगे तो अन्य बल्लेबाज आपका क्या कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि वो पहली गेंद से क्या मारना शुरू कर रहे हैं। तो नियम चेंज करना पड़ेगा। वो नहीं कि अब आपका पहली ही धारा से, भूमिका से ही कोरिलेट करना शुरू करिए। और 2-4 ही ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो अन्य लोग नहीं जानते हैं, और वहीं 2-4 क्वेश्चन आपका क्या होगा, आगे बढ़ाएगा। नहीं तो जानने को तो भाई सब लोग पढ़ ही रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो 2-4 क्वेश्चन ही ऐसा है जो आपको जानना है, जो अन्य लोग नहीं जानते, और इसीलिए आप आए भी हैं। अब आइए, आपका ये अध्याय हो गया, बड़ा हो गया। छोटा आपका अध्याय कौन हो गया। अब थोड़ा इतिहास से देखा जाए, और इतिहास अब समझिए तब लिखवा जाए भाई।
आपका इतिहास से हमें चलना है अब, यानी कि पुलिस अधिनियम का इतिहास बताना है। देखिए भाई, आपका तब पुलिस का मतलब तब इत्यादि बातें चली जाएंगी, क्योंकि सामान्य बातें लगभग हो गई। देखिए ध्यान से, जब भी इतिहास पढ़िएगा तो प्राचीन काल पढ़िएगा हल्का सा, फिर आपका मध्यकाल 2 लाइन देखा जाएगा, मध्यकाल देखा जाएगा, फिर आपका अंग्रेजों का काल आएगा। और अंग्रेजों के काल में एक आपका पुलिस अधिनियम 1861 बनाया जाएगा। और फिर आपका उत्तराखंड का पुलिस अधिनियम देखना है, उत्तराखंड का देखना है, 2007 में बना। और यहाँ आपका कह सकते हैं कि एक सेक्शन देखना है 86, यानी कि अभी पहला सेक्शन हमें कौन देखना पड़ेगा, 86। और आपका तब और बताया जाएगा, लेकिन एक आपका भूमिका देखिए, तब आगे बढ़ा जाएगा भाई, तब पुलिस का कार्य इत्यादि बताया जाएगा। लेकिन आपका एक क्वेश्चन इसके पास, चलिए बता लें तब वो बताएंगे। आपका पुलिस आपकी व्यवस्था अनुसूची पूछी जाती है, किस शेड्यूल में है, तो आपका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों से माने शेड्यूल, इसके बाद हम बताते हैं। पहले एक भूमिका देखिए ध्यान से। प्राचीन काल में पुलिस जो व्यवस्था थी वह अलग सामान्यतः नहीं थी। आपका राजा होते थे, अपने सैनिकों को नियुक्त करते थे, और वहीं सैनिक आपका सब कुछ काम करते थे, यानी कि विधि व्यवस्था, यानी कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखते थे और युद्ध भी लड़ते थे। जैसे कि इस समय अफगानिस्तान का उदाहरण है, पुलिस भाग गई है, पुलिस ध्वस्त है, तो जो तालिबानी हैं वह पुलिस का भी काम कर रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं, दोनों। मध्यकाल आया, मध्यकाल में भी आपका कुछ आपका नियुक्त किए गए कोतवाल उतवाल इत्यादि, लेकिन आपका कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत आपका पुलिस व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो आधुनिक पुलिस प्रणाली है वह अंग्रेजों की देन है। और तुरंत हम अंग्रेजों पर आ जाएंगे, और अंग्रेजों के लिए आपका कौन सा पहले पढ़ना है, पुलिस अधिनियम 1861। अब इसको पढ़ देखिए, आपका उत्तर प्रदेश के लिए यही पढ़ना पड़ेगा, और उत्तराखंड के लिए कौन कानून, 2007। देखिए आपका पुलिस व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए, उसे दक्ष बनाने के लिए, माने कुशल बनाने के लिए इत्यादि के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुलिस के लिए कानून बनाया, और उस कानून का नाम था पुलिस अधिनियम 1861। जो ये कानून अंग्रेजों ने बनाया, ये जो कानून बना, ये आपका 22 मार्च 1861 को बनाया गया। डेट याद रखिए, किस मार्च को, 22 मार्च 1861 को बनाया गया। और 22 मार्च 1861 को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, पूछा गया यूपी में, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने इस पर अपनी अनुमति प्रदान की, और 22 मार्च को ही लागू भी कर दिया, यानी कि अधिनियमन की तारीख भी 22 मार्च। आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा अनुमति प्रदान करने की तारीख भी 22 मार्च, और प्रवर्तन या प्रारंभ की तिथि भी क्या, 22 मार्च बना। अब आइए, जो पुलिस प्रशासन है वह राज्य के हिस्से में आता है, माने कि आपका राज्य का मामला है, स्टेट का मामला है, तो समस्या ये है कि ये कानून तो संघ ने बनाया और पुलिस प्रशासन स्टेट का मामला है, अतः बना तो दिया संघ ने, लेकिन इसको लागू करने का कार्य आपका छोड़ दिया राज्यों पर।
यानी कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजों की जो संघीय सरकार थी उसने इस कानून का निर्माण तो किया, लेकिन कानून को लागू करना छोड़ दिया स्टेट पर, राज्यों पर। राज्य चाहें तो कानून को लागू करें, चाहे तो न लागू करें, चाहे तो संशोधन सहित लागू करें और चाहे तो बिना संशोधन के। ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया? स्टेट के ऊपर। तो स्टेट के ऊपर और एक बात और इसमें आई, वह बात यह आई कि राज्य चाहें तो राज्य अगर चाहें तो इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए रूल या रेगुलेशन बना सकते हैं, नियम या विनियम बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1861 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम बनाया, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन बनाया, जिसमें कि 554 पैरा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब पढ़ेंगे तो 554 पैरा, यानी कि न समझ में आए तो धारा, यानी कि 47 धारा अलग और आपका 554 पैरा अलग। क्वेश्चन आएगा 15 और 554 और 47 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 500, यानी नहीं कि 600, यानी कि 600 धारा पढ़नी है उत्तर प्रदेश में और क्वेश्चन कितना आएगा? 15। लेकिन उसमें छांट कर पढ़ा जाता है, आपका 200-250 पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए आगे, ये जो 1861 का कानून था इसमें टोटल 74 सेक्शन थे, यानी कि टोटल 47 धाराएं थी, याद रखना है। और राज्यों को छोड़ दिया गया कि वह रूल या रेगुलेशन बनाए, लागू करे या न करे। भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी ये कानून तमाम राज्यों में लागू रहे। अब यही स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास देखना है और स्वतंत्रता के पश्चात का। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व भारत एक पुलिस स्टेट था, पुलिस राज्य था। पुलिस राज्य का पहले मतलब समझिए। पुलिस राज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का केवल कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कहीं उपद्रव न हो, कहीं विद्रोह न हो, जनता का विकास हो रहा हो कि न हो रहा हो, इससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता। यानी कि हमारी सरकार बनी रहे और समाज में विधि व्यवस्था क्या रहे? बनी रहे। जनता के विकास से कोई खास मतलब नहीं होता। अगर ऐसा शासन है तो हम उसे कैसा शासन कहेंगे? पुलिस स्टेट या पुलिस राज। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों ने भारत का संविधान बना लिया और तत्पश्चात भारत के लोगों ने भारत के संविधान बनाकर और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व रखा, जिसमें कि ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया कि राज्य क्या करेगा? तो राज्य जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा, जनता के कल्याण के लिए करेगा। तो आपका भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य है। संविधान में ये कहाँ दिया गया है? तो आपका भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अगर नीति निर्देशक तत्व न रहे तो वो भी ऑप्शन हम बता रहे हैं, प्रियम्बल मारना है, यानी कि उद्देशिका। यानी कि पहला आपको क्या खोजना है लोक कल्याणकारी राज्य में? नीति निर्देशक तत्व। और न रहे तो क्या मार कर आना है? प्रियम्बल या उद्देशिका, दोनों में समाहित है। लोक कल्याणकारी राज्य या जन कल्याणकारी राज्य का मतलब ये हुआ कि राज्य का कर्तव्य केवल लॉ एंड ऑर्डर ही बनाना नहीं है, बल्कि आपका लोगों की चतुर्दिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक
व्यक्तिगत पर्सनालिटी का विकास, सब विकास हो। जैसे कि अब आपका अफगानिस्तान का उदाहरण यहाँ से बहुत ही समय सटीक जोड़ सकते हैं आप, और वह उदाहरण ये जोड़ सकते हैं कि वहाँ लोगों के विकास पर रोक लग गई है। अगर आप विवाह में डीजे बजा दीजिए वो भी बैन है। नेल पॉलिश लगा कर लड़की घूम दे रही है वो भी, जीन्स पहन के घूम दे वो भी। यानी कि आपका कैसे शासन लोग चलाएंगे? कम से कम कुछ तो अब उदारता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उस तरीके से शासन अब नहीं चल सकता जो 200-300 साल पहले चलता था। समाज बदला है और नीतियाँ क्या करनी पड़ेंगी, बदलनी पड़ेंगी अगर चाहते हैं तो चलाना। नहीं तो वैसे भी कहीं विदेश में जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, वहाँ के नेता प्रेता गिरफ्तार ही होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सब क्या है, मैंने यूएनओ ने घोषित किया है, हमने नहीं। वो यूएनओ के लिस्ट में है, जहाँ भी जाएंगे विदेश मंत्री विदेश गए तो तुरंत क्या हो जाएंगे, अरेस्ट। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता विदेश का। तो आपका वो अलग बात है। देखिए फिर बैक होइए, जब हम एक वेलफेयर स्टेट बन गए तो वेलफेयर स्टेट में पुलिस की भूमिका भी चेंज होनी चाहिए। अब देखिए यही भूमिका पुलिस की जो अंग्रेजों के समय भूमिका थी कि विद्रोहों का दमन कर दिया जाए, उपद्रवियों को कुचल दिया जाए। लेकिन जब हम अपना संविधान लागू किए तो पुलिस की भूमिका में भी परिवर्तन आया और पुलिस की भूमिका जन कल्याणकारी हो गई। विद्रोह और इत्यादि या क्रूरता बरतना नहीं है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, अधिकार कुचलना नहीं है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हुआ और तमाम सुधार के आपका निर्णय भी दिया। आपका तमाम केस आए, जिसमें महत्वपूर्ण डीके बसु का है, जिसमें तमाम गाइडलाइंस आई। कौन सा केस है? डीके बसु का। और सुप्रीम कोर्ट बार बार राज्यों से ये अनुरोध कर रहा है कि आप नया पुलिस अधिनियम बना लीजिए, जिसमें कि पुलिस की जिम्मेदारी हो और वह अपने अधिकारों का अगर उल्लंघन करे तो उसके लिए उसे सजा दी जा सके। तो आपका कई राज्यों ने तो नया बना लिया, उत्तराखंड भी 2007 में नया बना लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने आज तक नया पुलिस अधिनियम बनाया ही नहीं। वहीं आपका 1861 वाला चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि नया पुलिस एक्ट क्या किया जाए, बना लिया जाए। अब क्यों नहीं उत्तर प्रदेश बना रहा है? तो ऐसी दशा में भाई पुलिस से ही विरोधियों का कत्ल कराना है, इनकाउंटर कराना है, विरोधियों पर लाठी चलवानी है, बंद करवाना है, विरोधियों का घर ढहवाना है। और जब पुलिस ही आपका अच्छा नागरिक बन जाएगी तो क्या सरकार के आदेशों का वैध मानेगी? नहीं। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि पुलिस पर हमारा पूरा कंट्रोल बना रहे और एक इशारे पर पुलिस किसी का भी क्या कर दे, इनकाउंटर, किसी का घर गिरा दे, विरोधियों का घर जल्दी गिराए और विरोधियों को फंसाकर कहाँ भेज दे, जेल। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपका एक पार्टी नहीं, हर एक पार्टी इसी में मशगूल है। आपका और चाहे आपका सपा आएगी तो भाजपा वालों पर लाठी, बसपा वालों पर। भाजपा आई तो देख ही रहे हैं कि सपा के कितने अंदर हैं, और बसपा तो शांत बैठी हैं तो अंदर नहीं है ज़्यादा, लेकिन सपा के लोग तो अंदर हैं और उनका घर भी गिराया जा रहा है। कौन भाजपा के नेता का घर गिरा दिया गया बड़ा अपराधी का, बता दीजिए। तो ये हर एक सरकार इनका मिसयूज ही करती है, माने अच्छा नहीं बुराई में ज़्यादा। तो फिर भी आपका यानी कि हम लोग आज भी उत्तर प्रदेश के लोग पुलिस व्यवस्था में उसी पुरानी व्यवस्था से गवर्न हो रहे हैं जो अंग्रेज देकर चले गए, और जबकि नया जमाना है और नया कानून बना लेना चाहिए। लेकिन आपका उत्तराखंड कह सकते हैं कि यूपी पिता है तो उत्तराखंड पुत्र है, क्योंकि यूपी से ही क्या हुआ है अलग, तो पुत्र आगे निकल गया और पिता पीछे रह गया। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ
कि बाप नंबरी तो बेटा कितना, हाँ बाप ने एक हाथ का सांप मारा तो बेटा 10 हाथ का मारा, यानी कि बाप ने उतना नहीं किया जितना कि किसने कर दिया। तो सुने कि नहीं, अब बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बता दे रहे हैं भाई, थोड़ा देख रहे हैं कि एकदम पीछे वाले सीरियस हो गए हैं। सीरियस ना होइए भाई आपका फिर बताया जाएगा। देखिए उदाहरण भाई, देखिए आपका बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, इसका यूपी में ही उदाहरण मिलता है। और आपका कह सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण अमरमणि त्रिपाठी का मिलता है। बाप ने प्रेमिका को ही मरवा दिया, माने बाप ने किसको मरवाया, और उत्तराखंड की जेल में आपका आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। तो जो अमनमणि त्रिपाठी उनका बेटवा था, माने पुत्र था, वह अपनी बीबी को ही मार दिया। कैसे मारा, अब देखिए भाई, गाड़ी ले जा रहा था और गाड़ी गई खाई में गिर, इनको जरा भी चोट नहीं आई, और 100 फीट खाई में जाकर पत्नी मर गई, लेकिन इनको जरा भी खरोच नहीं आई। तब पुलिस को सूचना दिए कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमें जरा भी खरोच नहीं आई, और पत्नी कहाँ सिधार गई। यानी कि पिता ने किसको मारा, प्रेमिका को, तो आपका बेटवा ने किसको मार दिया। इसी को कहते हैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, याद रखिए। यानी कि एक कदम आगे रहता है बेटा। आगे देखिए भाई आपका तब उत्तराखंड ने अब ये काम किया कि अपना नया कानून बना लिया, और 2007 में बना लिया। अब फिर एक कहानी आई है। कहानी वो है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक ही विषय पर पैरल दो कानून नहीं चल सकते। जब तक पुराने कानून को रिपील न किया जाए, समाप्त न किया जाए, तब तक नया कानून लागू या प्रारंभ नहीं होगा। और उत्तराखंड में भी पुराना कानून जो 1861 का था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, ये कानून क्या था, लागू था। और 19 मार्च 2008 के पहले तक लागू था, यानी कि 18 मार्च 2008 तक ये कानून उत्तराखंड में लागू था। अब समस्या ये आई कि 2007 में नया कानून बन गया और 1861 का भी कानून है, तो क्या एक म्यान में दो तलवार रहेगी? इसका मतलब क्या दोनों कानून पुलिस के लिए रहेंगे? नहीं, पुराने कानून को निरसित किया जाएगा, तभी कौन कानून लागू होगा? नया। तो जो निरसन होता है वह अंतिम धाराओं में दिया रहता है। और चूंकि पुलिस एक्ट में अभी लिखवाया गया कितनी धाराएं हैं उत्तराखंड में, 88 सेक्शन है, तो आपको सेक्शन कौन सा पकड़ना है? 86। तब हमको रिलेट लास्ट में करते हैं। धारा 86 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि उत्तराखंड राज्य के लिए पुलिस अधिनियम 1861 निरसित किया जाता है। यानी कि पूरे देश के लिए नहीं समाप्त हुआ, किसके लिए? केवल, क्योंकि ये तो संघीय कानून है और पूरे देश के राज्यों में लागू था। तो उत्तराखंड की विधानसभा ने इस कानून के सेक्शन 86 के तहत अपने राज्य में पुराने कानून को निरसित कर दिया, और तब 19 मार्च 2008 को ये नया उत्तराखंड पुलिस अधिनियम लागू किया गया। अब इसी को कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसको जब भी पढ़िए आप थोड़ा कोरिलेट करके पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा 484 से और संविधान का अनुच्छेद 395, दो तो कोरिलेट करिए। और एविडेंस की धारा 11 इंटरव्यू में पूछा गया है कि एविडेंस की किस धारा में सिद्धांत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक ही तथ्य दो जगह एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। एविडेंस की कौन सी धारा में है? 11।
अब बस लास्ट में आपका इसी के तर्ज पर संविधान का अनुच्छेद 395 और सीआरपीसी कौन सा धारा समन्वय है, 484। अंतिम है, सीआरपीसी में भी ये अंतिम धारा है और संविधान में भी ये क्या है, लास्ट आर्टिकल। देखिए, जब 1 अप्रैल 1974 को नई सीआरपीसी लागू हुई, उसके पहले पुरानी सीआरपीसी 1898 वाली भारत में लागू थी। तो जब तक कि ये पुरानी सीआरपीसी को रिपील न किया जाए, नई सीआरपीसी लागू नहीं होगी। तो पुरानी सीआरपीसी समाप्त की गई, कौन सी धारा के तहत, सीआरपीसी के 484। और तब नई सीआरपीसी 1973 को क्या किया गया, लागू। संविधान में भी लास्ट में देख लिया जाए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व आपका भारत का शासन, भारत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाता था। तो जब हम अपना संविधान बना लिए, तो जब तक कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उस कानून को रिपील नहीं करेंगे, तब तक हमारा संविधान लागू नहीं होगा। क्योंकि एक ही देश में दो संविधान नहीं हो सकता, एक ही संविधान होगा, दो से गवर्न नहीं होगा, रोज विवाद हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हमारी संविधान सभा ने अनुच्छेद 395 द्वारा अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था 1935 वाला, उसको समाप्त कर दिया। और तब 26 जनवरी 1950 को पूरे फ्लो में, पूरी तरह, पूर्ण रूप से हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। तो इस प्रकार एक इतिहास बताया गया। सामान्य बातें अभी और चलेंगी कल आपका, कि कैसे इस माने का पुलिस अधिनियम का निर्माण कैसे हुआ, और पुराना कानून बताया गया, फिर नया, इसको कल लिखवा जाएगा। और कुछ को रिलेशन भी किया गया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अभी आपका भाई संविधान आज चलेगा, बता दिया जाए। पुलिस आपका आईपीसी अभी आज रोकी गई है, कल से आईपीसी शेड्यूल अभी सही होगा तो चलेगा कल से। यानी कि आपका अभी जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं बैठें, न पढ़ना चाहते हो भाई निकल सकते हैं, क्योंकि आज दो ही सब्जेक्ट चलेगा। हाँ, संविधान आपका जीएस में 15-20 क्वेश्चन काम करेगा उत्तराखंड में, पढ़ना तो भाई पढ़ सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। और आपका कल से आपका भाई पुलिस एक्ट, उसके बाद आईपीसी और लास्ट में संविधान चलेगा। हाँ, जिनको लास्ट में दिक्कत हो, लेट हो रहा हो, तो भाई ये क्लास लाइव भी चलता है, आप बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि आपका ये जो क्लास चल रहा है लाइव भी चल रहा है, अगर छूट जाए किसी कारण से, आपको लेट हो, निकलना हो, तो आप निकल सकते हैं और बाद में क्या देख लीजिए, 1 घंटा वीडियो। लेकिन नियम न बनाइए, क्योंकि वीडियो वही लोग देखते हैं जिनकी मजबूरी है, और ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता, ये समझिए। ऑफलाइन में ये रहता है कि एकदम दिमाग स्थिर रहता है, ऑनलाइन में चल रहा है, कहीं से फोन आ गया, मैसेज आ गया, तो घर में ये आ गए तो वो आ गए, तो भाई आपका अब तमाम बातें हैं, अब आगे बताया जाएगा कभी। तो भाई संविधान चलेगा आपका